हेलो एवरीवन, एनडीसी ईडीयू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में मॉडर्न पीरियड टेबल देखी थी। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। हमारा टॉपिक सुना था पीरियोडिक टेबल, उसको हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। सिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये होता क्या है वो देखते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एलिमेंट है, उसके ऑर्बिट में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद में ये जो ऑर्बिट्स है वहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। और इन ऑर्बिट के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज जो होगा वो आपस में रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। अगर चार्ज लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा उसको बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। हिंदी के अंदर परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसके बाद में जो सेकंड टर्म की वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर प्रोटॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इसके राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट के अंदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों अनलाइक चार्ज हो गए, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अनलाइक चार्ज होने की वजह से। ये जो इफेक्ट है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको हम लिखते हैं जेड इफेक्ट, या फिर जेड स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट तो क्या था, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स की वजह से था। और जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन की वजह से है। ये जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। उसकी वजह से ये क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसके बाद में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आती है मेन, जिनके अंदर से क्वेश्चन आता है हर बार, वो देखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले क्या है हमारे पास, उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ये रेडियस हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे सर्कल की फाइंड करते हैं। बट सर्कल तो हम हमारी शेप के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि चॉइस जैसे। बट एटम बहुत स्मॉल साइज का होता है, तो एटम की वैसे तो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते कि इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, क्योंकि इंडिविजुअली एटम को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मिल ही नहीं पाएगा। वो स्मॉल साइज होती है, 10⁻⁻10 की मीटर के अराउंड उसकी साइज होती है। तो एटॉमिक रेडियस डिफरेंट तरीके से फाइंड करेंगे अलग अलग एलिमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो होगी वो कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस। सेकंड नंबर पर ले मेटालिक रेडियस। थर्ड नंबर पर वैन डेर वाल रेडियस। और फोर्थ नंबर आयनिक रेडियस। ये 4 टाइप की रेडियस है, अलग अलग टाइप से फाइंड की जाती है। सबसे पहले अगर बात करें कोवेलेंट रेडियस की, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं उनके अंदर बनेगी कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हम फाइंड कैसे करेंगे, आपके पास जैसे ये एलिमेंट है H और H, H और H के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इनके बीच में जो हम रेडियस फाइंड करेंगे वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। कोवेलेंट की कंडीशन में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग का होने का मतलब, जैसे यहाँ पर कोई कपल बैठे तो वो जिस तरीके से हाथ डाल के रहते हैं वो एक ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है। या फिर हम ये बोलते हैं कि एक दूसरे में जो घुसने वाली कंडीशन होती है वो ओवरलैपिंग की कंडीशन होती है।
तो इस केस के अंदर क्या होगा, इसका कुछ पार्ट जो होगा, वन एटम का जो एक पार्ट होगा वो दूसरे पार्ट में ओवरलैप हो रहा होगा। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के जो न्यूक्लियाई है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनका हाफ, ये जो रेडियस है इनके बीच का ये हाफ, ये क्या होगी हमारे पास कोवेलेंट रेडियस होगी। कि हमारे पास ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो कोवेलेंट रेडियस के इक्वल होगा। कोवेलेंट रेडियस स्मॉल होती है, रीजन ये होता है कि इसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है एटम्स के बीच में, इसलिए जैसे एच के बीच में फाइंड कर सकते हैं, ओ के बीच में फाइंड कर सकते हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट है Cl F इनके बीच में क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस फाइंड होगी। उसके बाद में सेकंड नंबर हमारे पास है मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है, ये मेटेलिक जो क्रिस्टल होते हैं मेटल्स में उनके बीच में होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड जो था मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या है आपके पास, ये क्या है, क्रिस्टल है मेटल का, उसके अंदर क्या है, दो मेटल के एटम है। अब मेटल के एटम तो ओवरलैप नहीं होते, वो तो ऐसी कंडीशन में रहते हैं, जैसे एक एटम यहाँ पर है दूसरा क्या होगा यहाँ पर होगा, इस तरीके से सब बड़ा नाम इसको, एक एटम हमारे पास ये है और एक एटम ये है, इसमें ओवरलैप की कंडीशन ना हो कि ये क्या करते हैं, टच करते हैं एक दूसरे को, ओनली स्पर्श की कंडीशन होती है, टच की कंडीशन होती है। तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों के न्यूक्लियस है उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये दोनों के न्यूक्लियस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो क्या होगा, मेटेलिक रेडियस के इक्वल होगा। कोवेलेंट रेडियस को हम Cr बोल देते हैं, मेटेलिक रेडियस Mr, M का मतलब मेटेलिक और R का मतलब रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस होगी, मेटल के दो एटम होंगे उसके क्रिस्टल में, तो उनके बीच की जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो मेटेलिक रेडियस होगा। तो उसके बाद में थर्ड रेडियस जो आती है वो आती है वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस क्या होगी, वान डेर वाल रेडियस, वान डेर वाल रेडियस जैसे इनर्ट गैसेज हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनके बीच के अंदर फाइंड की जाती है। कैसे, एक एटम यहाँ पर है और एक एटम यहाँ है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ओवरलैपिंग की कंडीशन या फिर बॉन्ड बनने की कंडीशन तो होती नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टेबल एलिमेंट होते हैं, स्टेबल गैसेज हैं, इसलिए उनके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। उनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है उसका हम हाफ फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगी, वान डेर वाल रेडियस होगी। जैसे यहाँ से हाफ हम फाइंड कर रहे हैं तो ये जो Vr होगा वो क्या होगा, वान डेर वाल रेडियस होगी, ये कंडीशन है इसकी। तो अगर कोवेलेंट रेडियस में देखें तो ओवरलैप हो रहा है, इट मींस रेडियस स्मॉल होगी। उसके बाद में अगर मेटेलिक की कंडीशन देखें तो उसमें कोई ओवरलैपिंग की कंडीशन नहीं है, उसमें ओनली टच होने की कंडीशन। तो इस केस में ओवरलैप से तो कुछ एक्स्ट्रा ही रेडियस मिलेगी आपको दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। और अगर वान डेर वाल की बात देखें तो वान डेर वाल में तो क्या है, जो एटम्स है वही दूर दूर है, उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, उस केस में हमारे को जो डिस्टेंस मिलेगी वो इंक्रीज होकर मिलेगी, जो रेडियस मिलेगी वो ग्रेटर मिलेगी। अगर ये नहीं है कि हम ओनली इन्हीं गैसेज में फाइंड कर सकते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इनके बीच में फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर है और ये ओवरलैप हो रखा है, उसके बाद में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ, ये दो ओवरलैप हो, तो इनके जो नियरेस्ट एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, ये भी वान डेर वाल रेडियस से ही फाइंड किया जाता है। ये जो हाफ फाइंड कर लेंगे हम वो क्या हो जाएगी, वान डेर वाल रेडियस हो जाएगी। तो गैसेज है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस से भी हम वान डेर वाल रेडियस को मेजर कर सकते हैं, और जो इनर्ट गैसेज है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ भी वान डेर वाल रेडियस होता है। अगर हम इनका ऑर्डर देखें, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस, इन तीनों में से कौन ग्रेटर होगा और कौन स्मॉल होगा। अगर कोवेलेंट की कंडीशन देख पा रहे हैं आप, तो ये यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग की कंडीशन है, एक दूसरे में ओवरलैप हो रहे हैं इस तरीके से। अगर हम देखना चाहें कि ये जो हैंड है हमारा, ये जो ओवरलैप की कंडीशन है इस तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कुछ जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये जो इतनी डिस्टेंस है वो कॉमन होगी इनके अंदर, तो कोवेलेंट रेडियस वो क्या आती है, स्मॉल होती है। फिर मेटेलिक की कंडीशन देखें तो ये ओनली टच है, स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, किससे, कोवेलेंट रेडियस से। तो अगर इनका ऑर्डर देखें तो सबसे स्मॉल कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस, उसके बाद में मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, ये वान डेर वाल रेडियस की, जिसके अंदर क्या है, एटम के बीच में डिस्टेंस है, तो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और उनका हाफ करेंगे तो वो इंक्रीज आएगी। तो थर्ड नंबर पे कौन आता है, वान डेर वाल रेडियस।
ये कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं कि जो सीआर वाली कंडीशन है, कोवलेंट बॉन्ड वाली है, वो एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली कंडीशन है, एकदम बेस्ट फ्रेंड वाली कंडीशन है, वो ओवरलैप हो रखे हैं। और ये जो जस्ट फ्रेंड होता है, ओनली टच में होता है, कांटेक्ट में होता है, वो वाली कंडीशन है मेटेलिक रेडियस की, कि ओनली टच हो रखे हैं दोनों आइटम्स। और वंडरवॉल वाली रेडियस कौन सी है, कि हमारा एनिमी वाली कंडीशन है, कि हम उससे डिस्टेंस बना के रखते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, तो वो वाली कंडीशन है। ग्रेटर कौन होगा, वंडरवॉल रेडियस होगी, उसके बाद में मेटेलिक रेडियस, और सबसे स्मॉल जो होगी वो होगी कोवलेंट रेडियस। हमारे पास फोर्थ टाइप की हो रहा है आयनिक रेडियस, उसके बारे में देखते हैं। आयनिक रेडियस जो होगी, वो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड होंगे उनके बीच में होगी। आयनिक से क्या मतलब लगा सकते हैं हम, जो ये वर्ड है उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये आयन के बीच में है, आयनिक रेडियस। फोर्थ टाइप है। तो आयनिक रेडियस क्या होगी, आयंस की जो रेडियस होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आयन को देखें, आयन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास केटायन और एक होता है हमारे पास एनायन। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, केटायन फॉर्म होगा। और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई कोई दे रहा है तो कोई ना कोई देगा, उस केस में वो एनायन बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मोस्टली जो मेटल्स होती है, लगभग जो मेटल है सारी वो क्या है, केटायन फॉर्म करती है, और एनायन जो है वो नॉन मेटल्स फॉर्म करती है। केटायन फॉर्म होने की कंडीशन क्या है, आयनिक रेडियस में जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, Cl। तो सोडियम क्या होगा, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये यहाँ पर क्या है, और 11 ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। इट मींस ये क्या है, न्यूट्रल स्टेट में, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ये केस है न्यूट्रल स्टेट की। हमारे पास ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, जिसमें क्या है 11 प्रोटॉन, उसके बाद में ये ऑर्बिट है, इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे तो क्या बनेगा, वो 2 8 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, लूज किया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा Na+। इट मींस यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, 11 प्रोटॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्लस चार्ज है ना, वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो 10 प्रोटॉन के इक्वल है, वो उसको न्यूट्रल कर देंगे, बट 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसकी वजह से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसकी साइज देखें, तो ये न्यूक्लियस तो सेम ही रहेगा, 11 प्रोटॉन रहेंगे, जो फर्स्ट ऑर्बिट था उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या रहेंगे, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन थे, वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब जो थर्ड ऑर्बिट था उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन था, वो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दिया तो वो ऑर्बिट ही नहीं रहेगा, तो स्मॉल साइज हो जाएगी इसकी, कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज किया, डोनेट किया, केटायन की कंडीशन बनी, तो जो पेरेंट एटम था, यहाँ पर पेरेंट एटम था, उससे जो हमारे पास केटायन बना है उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा केटायन बनने की कंडीशन में। जैसे ही कोई एलिमेंट, कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो गए, प्रोटॉन इंक्रीज हो गए, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, प्रोटॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से साइज स्मॉल हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ तो ऑर्बिट ही कंप्लीट हो गया, एक ऑर्बिट जो था वो कंप्लीट ही यहाँ पर है ही नहीं, गायब ही हो गया पूरी तरीके से, तो उस केस में भी क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। तो यहाँ पर हम रीजन देंगे तो क्या देंगे, जेड इफेक्टिव का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखें 11 है, इलेक्ट्रॉन देखें 10 है, तो यहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये कंडीशन ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम 10 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या है, कुछ भी अगर हम ये देखें कि 11 हमारे पास कुछ खाने का मटेरियल्स है, तो उसको हम डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास जो 10 फ्रेंड्स है, वन फ्रेंड को कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, क्योंकि एक जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक मटेरियल क्या है, एक्स्ट्रा है, उस केस में क्या मिलेगा, वो एक्स्ट्रा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर ये देखें कि पर फ्रेंड क्या मिल रहा है, 11 प्रोटॉन थे या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पर को मिल रहा है 1.1 प्रोटॉन। पहले कंडीशन क्या थी, पहले रेशियो 1 था कि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रल कर रहा है,
बट यहाँ पर कंडीशन अलग है। यहाँ पर जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1.1 प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो फील कर रहा है। उस केस में क्या हो जाएगा, साइज स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें पेरेंट एटम से, केटायन का जो साइज होता है ऑलवेज स्मॉल होता है। जो केटायन बनेगा उसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा ऑलवेज पेरेंट एटम से। तो अगर यहाँ पर हम डिफरेंट एग्जाम्पल ले कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो उस केस में जैसे मैग्नीशियम है वो पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg+1 बनाएगा, उसके बाद में ये Mg+2 बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 के ही कंडीशन में होता है और ये न्यूट्रल कंडीशन में Mg। तो अगर इनका ऑर्डर हम देखना चाहें कि इनमें से कौन ग्रेटर होगा तो सबसे पहले तो जो पेरेंट एटम होगा न्यूट्रल स्टेट में वो ग्रेटर होगा। उसके बाद में जिसने कम इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं उसमें क्या होगा, जो जेड इफेक्टिव है वो कम होगा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव ग्रेटर होगा क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर कंडीशन देखें, यहाँ पर तो क्या थे 12 वही प्रोटॉन थे और 12 वही इलेक्ट्रॉन थे, बट जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर प्रोटॉन तो 12 ही रह गए बट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 11 हो गए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन के कंडीशन में जो प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है जेड इफेक्टिव वो ग्रेटर मिल रहा है तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। फिर सेकंड लास्ट थर्ड वाली कंडीशन देखिए, प्रोटॉन तो 12 ही है बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को कितने प्रोटॉन मिल रहे हैं, 1.2 प्रोटॉन मिल रहे हैं और 1.2 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर ओनली कितने थे, रेशियो 1 था, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो जेड इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव चार्ज फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा जेड इफेक्टिव और वो साइज स्मॉल कर देगा। तो यहाँ पर साइज का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले न्यूट्रल, फिर +1 +2 इस तरीके से होगा। अगर एल्यूमिनियम के लिए देखें तो यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद में एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही साइज स्मॉल होगा। रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचे, प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचने की वजह से वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इस तरीके से कैटायन की साइज होगी। तो हमेशा जो पेरेंट एटम होगा वो ग्रेटर होगा कैटायन से। ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी कैटायन बने वो अपने पेरेंट्स एटम से स्मॉल ही होगा। सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम, हमेशा जो ये अपने पेरेंट एटम होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे इनके कैटायन बनने के बाद की कंडीशन में। इसके बाद में एनायन को देखते हैं, उसकी रेडियस को कैसे डिसाइड करें। एनायन कब बनेगा, जब हम इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोटॉन तो सेम रहेगा, तो इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन हो जाएगी उसके अंदर। एनायन, एनायन कब बनता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस केस में क्या बनता है, एनायन। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन गया, क्लोरीन क्लोराइड आयन बन गया। क्लोरीन की अगर कंडीशन देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें 17 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर इसका ऑर्बिट बनाए, ये न्यूक्लियस है जिसमें 17 प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और थर्ड में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और वैसे भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा तो Cl- बना लेगा और Cl- में क्या होंगे, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, प्रोटॉन नहीं चेंज हो रहे क्योंकि गेन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो क्लोरीन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अपना ही ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या केस बनेगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या है, 17 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये थर्ड वाले में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया, पर प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है इस टाइम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। इससे फर्स्ट वाले केस में था कैटायन था तो उसमें प्रोटीन सेम रह रहा था, इसमें प्रोटीन सेम रह रहा है बट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे थे। तो उस केस में जो पर इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन मिल रहे थे वो इंक्रीज हो रहे थे, तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा था। इस केस में जेड इफेक्टिव फोर्स लग रहा था
बट यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। कैसे? यहाँ पर प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और क्लोरीन पर चार्ज भी इसी वजह से है कि 17 प्रोटॉन जो है वो 17 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रल तो हो जाएंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा जो कि आ गया क्लोरीन पर माइनस साइन की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर माइनस लग गया। इसमें क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों पर क्या है? चार्ज सेम है, और चार्ज सेम होने की कंडीशन में क्या लाइक चार्ज हो जाएंगे, तो वो रिपेल करेंगे। रिपेल करने की कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी, जो ऑर्बिट्स उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, रीजन रिपल्सिव फोर्स होगा यहाँ पर। तो उस केस में क्या होगा? ये साइज इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पर अब जो प्रोटॉन अट्रैक्शन लगा पा रहा है वो लगाएगा नहीं, क्योंकि साइज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो जेड इफेक्टिव आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन चार्ज लगा पा रहा है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में साइज इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन की वजह से। तो यहाँ पर जो पेरेंट एटम होगा उसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा एनायन से, और केटायन में क्या था? पेरेंट एटम का साइज ग्रेटर था केटायन से। ये केस है इसके अंदर। अगर यही कंडीशन हम यहाँ देखें कि क्लासरूम हो और उसके अंदर 50 स्टूडेंट हो और उसमें टीचर प्रेजेंट है। अब 50 स्टूडेंट है, वो न्यूट्रल कंडीशन है कि हाँ 50 स्टूडेंट पर 50 टीचर प्रेजेंट है, बट जैसे ही ये मान लो कि एक दो स्टूडेंट क्या हो गए? हॉलीडे पर हैं, लेकिन टीचर्स उतने ही हैं, टीचर एज ए प्रोटोन की तरह वर्क कर रहे हैं, तो टीचर उतने ही हैं, तो वो पर स्टूडेंट पर अब जो ध्यान लगा पा रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, तो आपको वहां से गायब होने की कंडीशन नहीं मिलेगी, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो आपका ध्यान रख रहे हैं पूरा। लेकिन यही केस ये मानो कि दो स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए, दो स्टूडेंट एक्स्ट्रा आने से टीचर तो उतने थे 50, अब दो स्टूडेंट कितने हो गए? 52 हो गए। तो उस केस में जो पर स्टूडेंट टीचर रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए। अब दो स्टूडेंट का ध्यान कौन रखेगा? तो कोई भी दो वापस गायब हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका कोई ध्यान नहीं रख पा रहा। तो वही कंडीशन होगी इसके अंदर भी, वो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एनायन बनने की कंडीशन में, और कैटायन बनने की कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो साइज डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक यहाँ पे देखें कि कोई भी यहाँ पर पेरेंट एटम है और कैटायन बन रहा है, जैसे Cl है, Cl का साइज क्या होगा? Cl माइनस से लेस होगा। फ्लोरीन जो होगा फ्लोरीन से छोटा होगा। उसके बाद में ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन -2 बनाएगा, तो इनका साइज क्या होगा? जो भी नेगेटिव बन रहे हैं उनका साइज ग्रेटर होगा पेरेंट एटम की कंडीशन में। और अगर यही कंडीशन ले कैटायन के केस के अंदर, तो कैटायन के केस में क्या होगा? जो पेरेंट एटम होगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। मैग्नीशियम है, उसका साइज भी होगा Mg+2 से इंक्रीज। सोडियम होगा, उसका साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा सोडियम +1 से। ये कंडीशन होगी हमारे पास। कैटायन बन रहे हैं, तो कैटायन बनने की कंडीशन में साइज डिक्रीज हो जाएगा।